ना, एक आगे ने भी सेम की है, तुम भी वही कर रही हो। उसके बाद आई डेंट सी पेपर, पर क्वेश्चन जो चीज मुझे समझ में लगा, जो रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ना, पहली बात तो रिफ्लेक्शन जो कही हुई है दैट इज इनसाइड द लेक, है ना, शीशे में ही देखते हो, जैसे यहाँ पे मिरर है, रिफ्लेक्शन आपको लगेगा यहाँ पर है, यू आर स्टैंडिंग, सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हियर, है ना, दिखेगा तो यहाँ पर मिरर में, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, वो ऐसे पता नहीं दिखेगा मिरर में, यहाँ पर जो आगे सारा सीन क्रिएट हुआ है ऐसा ही सीन क्रिएट होकर, साइंस है आपकी ये तो, बिल्कुल सेम टू सेम जाएगा। अब सेम चीज क्लाउड के साथ हो रहा है ना, मिरर क्या है, लेक, बात समझ में आई, लेक जो है वो क्या है, मिरर। आप यहाँ किसी पॉइंट पे खड़े हो, एक तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ पर सी लेवल है, ये लेक है, यहाँ से आपने एक बर्ड को, क्लाउड को, एरोप्लेन को, जिसको भी देखा, जिसकी रिफ्लेक्शन की बात हो रही है ना, पॉपुलर क्वेश्चन है, 20 साल पुराना, उससे भी पुराना, ठीक है, 20 साल तो मुझे हो गए, उससे भी पुराना कह लो, राइट। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ क्वेश्चन जो क्लाउड के साथ शुरू हुआ था, पर हाँ हमें चेंजेस करने होते तो बर्ड, एरोप्लेन सब लगा दिया इसमें, राइट। अब ये क्लाउड की रिफ्लेक्शन, ये मिरर है, क्लाउड इतना दूर है ना, तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन सरफेस पे नहीं होगी, क्या बनेगी, पूरा सीन क्रिएट होगा अंदर, यहाँ पर जितने डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है ना आपको, उतना ही डिस्टेंस अंदर भी दिखेगा। बात समझ में आई, इस चीज को करेक्ट करना। दो डायग्राम, जाहिर तुम्हारे डायग्राम में भी यही गलती थी, तुमने ऑन द सरफेस ही रिफ्लेक्शन ले ली थी, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। अगर ये क्लिफ वाला क्वेश्चन होता कि जहां पर आप एक बोट देख रहे हो और ऐसे ऊपर देख रहे हो, यू स्टैंडिंग समवेयर, और यहाँ से आपने टॉप ऑफ क्लिफ देखा, बॉटम ऑफ क्लिफ देखा, किसी टावर पे खड़े होकर, फिर तो तुम्हारा क्वेश्चन सही था। इस चीज को ठीक करो, डायग्राम ड्रॉ करो। अब यहाँ से इफ यू सी द एंगल ऑफ एलिवेशन इट इज 30 डिग्री, और ये रिफ्लेक्शन है, ये सरफेस ऑफ लेक है, इसको लिखो एज सच। बात समझ में आ गई। अब रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -35 इन एक्स एक्सिस, ये 10th में भी आ सकता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मतलब मैं हैरान थी, बिकॉज हाँ आईसीएससी में एक टॉपिक था, तो सीबीएसई में नहीं था, पर वो कह रहे थे, बच्चे कहते नहीं हमने ना 9th में किया हुआ है, सो नो वे यू कैन से कि 9th कर लिया तो खत्म, 8th कर लिया तो खत्म, वो कैरी फॉरवर्ड होकर क्वेश्चन आ जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैम 8th कैसे आएगा, 9th कैसे आएगी। 9th का एक क्वेश्चन है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स का, 9th का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन, या पॉलिनोमियल बनाते कैसे, होता कौन सा पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है, x+3/x, इज इट अ पॉलिनोमियल, 9th में किया था, यस और नो, इज दिस अ पॉलिनोमियल, बाय x की वैल्यू क्या आ रही है, डिग्री क्या आ रही है, -1, x इज इन द डिनोमिनेटर, जब इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी -1, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये क्वेश्चन 9th में करवाया हुआ है, 10th में आपको पॉलिनोमियल्स में सम एंड प्रोडक्ट करवाया है, लेकिन 2 नंबर का एक्चुअल बोर्ड में क्वेश्चन है इस पर। A teacher wrote 10 polynomials on the asked students to write polynomials, 10 उसको मिले, इनमें से बताओ how many are polynomials, इनमें से बताओ how many are quadratic polynomials, बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। समझ में आई बात। एक बच्चा है जिसके 98 आए, उसका ये गलत था कि 9th नहीं पढ़ी हुई ठीक से, तो ये मेरे 2 नंबर गलत हो गए, बाकी सब ठीक था। एक्चुअल सिनेरियो बता रही हूँ मैं, बात समझ में आई। कहने को बहुत इजी भी है, और कहने को ना याद हो तो मुश्किल भी उतना ही है, राइट। सो प्लीज क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मिरर इमेज है, मिरर सरफेस होती है लेक की, लेकिन रिफ्लेक्शन जो है वो एग्जैक्ट, जितना डिस्टेंस आपको क्लाउड का ऊपर दिख रहा है, जितना ऊपर दिख रहा है सरफेस ऑफ देखोगे तो आगे आपको सारा, वो कोई सामने पेड़ होगा, साथ में कुछ होगा, या इन बिटवीन कुछ और ऑब्जेक्ट आएगा, वो सब दिखेगा आपको, ठीक है, उतनी ही दूरी पर नीचे सरफेस में दिखेगा, राइट। तो यहां से आपने इस क्लाउड को देखा है, और क्या आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, 50 मीटर्स, 50 मीटर्स ड्रॉ करो इसको कबीर।
मैं सभी में फिगर्स बनाकर दूंगी। कल मुझे टेस्ट पेपर पूरे से अच्छे से सॉल्व चाहिए। डायग्राम ही गलत हो गया बेटा, आपने जो भी कैलकुलेशन की होगी वो गलत ही होगी, है ना। तुमने एंगल गलत लिख लिया, कैलकुलेशन गलत है। आपने यहाँ पर लिख लिया तो कैलकुलेशन गलत है। तो डायग्राम गलत है तो मान लो पूरा क्वेश्चन गलत है। प्लस अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कोई, कौन सा बच्चा वो जिसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, उसको लिखने में क्या जाता था? तुमने लिखा भी नहीं है, तुम हो शायद, लिखा है मैंने शायद, कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिए, है ना, बड़े अच्छे से, तो लिखने में क्या गया हमारा? हाँ, नहीं तुमने बनाया ही नहीं। आयशा, मैंने आपको कहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाओगे। तुमने भी लिखा है, आहिल ने नहीं लिखा है। चलो, यहाँ से अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको हाइट ऑफ द क्लाउड अबव सी लेवल निकालनी है, हाइट ऑफ द बर्ड अबव सी लेवल। तो आपको लेंथ निकालनी है सीई की। बी वेरी क्लियर, आप कौन सी लेंथ निकाल रहे हो? टू प्रूव करते थे ना हम जब ज्योमेट्री में लिखते हैं, तो यहाँ पर अपने दिमाग में लिखो टू फाइंड। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी लाइन सेगमेंट निकालनी है टू फाइंड सीई, राइट। बिकॉज आई हैव सीन, यहाँ पर एक्स निकाला, किसी एक बच्चे ने यहाँ पर एक्स निकाल दिया और कहा कि एक्स आंसर है, बस उसमें 50 ऐड ही नहीं किया। बात समझ में आई? क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हो, एक्स निकाल दिया प्लस 50 नहीं किया। दैट्स व्हाई आई से मैं क्लाउड, जो मैंने लेंथ निकालनी होती है ना सीई, आई टेक इट एज एच। सीई को मैंने एच ले लिया। सी डी आहिल कितना होगा? इफ सीई इज एच, आहिल प्लीज टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी। H minus 50. तुमने एक जगह ना इसको 3000 माइनस एच की जगह एच माइनस 3000 करके पूरा क्वेश्चन गलत किया हुआ है। बिल्कुल सही फिगर बनी हुई है, एवरीथिंग इज फाइन। तुम्हारा आंसर जो प्लस में चाहिए ना, आंसर नीचे माइनस में चाहिए, तुमने वो प्लस में निकाला होगा। मतलब अगर वो 3000 ऐसा है ना, √3 - 1, तुम्हारा ये प्लस में आया होगा। मैं चाहूं तब भी तुम्हें मार्क्स नहीं दे सकती। समझ में आ गई? दूसरी चीज, पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। अब जो वेरिएबल एच ले रहे हो, आप दूसरी लाइन जो सेगमेंट निकालना चाहते हो, प्लीज बिल्कुल ठीक से निकालो। माइनस कौन सा आएगा, किस लेंथ को लंबा ले रहे हो, किसको छोटा ले रहे हो। पहली चीज, आप एक्स लेते हो सीडी को, वेल एंड गुड, लेफ्ट एंड में लिखो मुझे सीई निकालनी है, विच इज x+50। समझ में आया? दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हो कि नहीं जी मुझे तो ऐसा नहीं करना है या ऐसा नहीं है, मुझे एच ही लेना है, तो आप लिखो सीई इज एच, और फिर जो बाकी लाइन सेगमेंट निकाल रहे हो वो अकॉर्डिंगली निकालो, वो प्लस में है या माइनस में। लंबे से छोटा माइनस करोगे, बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। आर वी वेरी क्लियर? ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, इसका आंसर मुझे कल चाहिए आपसे। क्लियर हो गया? दोबारा से मैं आपको सारी फिगर्स बना के दे रही हूँ, दोबारा से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आप दोगे। अभी एग्जाम्पलर से सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे करवाने हैं, जो 1 मार्क में आपके अभी सितंबर टेस्ट में सब में आ सकते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। आई, मतलब तुमने आयशा जो चीज ना, मतलब मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसको मैंने चेंज किया हुआ है, मतलब इस समवर से इसकी चीटिंग की है, ऐसा कुछ किया है। मैं जल्दी नहीं मान सकती क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन लंबे वाला चेंज किया है। ठीक है ना, ये नेट में भी आपको ऑनलाइन भी ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? कौन से वाला? ये वाला मैंने कहा नहीं होगा। मैं तुम्हें आंसर दे दूंगी, अभी आंसर से मत जाओ, लिखे मैं सारे आंसर बता दूंगी कि नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग और नेट पे ये नहीं बना है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13। अब ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन में क्या कहा है? एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने इसे चेक किया। ठीक है, और जब चेक किया तो एंगल बना है 45 डिग्री। इतना क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा मैं ठीक करूंगी। आफ्टर सम टाइम द एंगल, आफ्टर 20 सेकेंड द एंगल इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। अब आप इसको ऐसे लेके जाते हो क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमारा मतलब ऐसे ही बना हुआ है।
आएगा तुम्हें 30 डिग्री वाला ही। सही बात कहती हूँ, है ना? यहाँ पे सिर्फ दिमाग खोलना है तुम्हारा और कुछ नहीं करना, आएगा वही जो सेट तुम रट्टा मारा हुआ है। अब उसके बाद 30 डिग्री है, 45 से छोटा एंगल बनना है तो ऐसे जाएगा। 45 60 बड़ा है तो मुझे ऐसे बनाना है। समझ में आ गया? तो मतलब जो क्लाउड है या एरोप्लेन है वो ऐसे आया, आपकी तरफ आया है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन हैज बिकम 60 डिग्री। बात क्लियर होगी? 30 डिग्री का मतलब है वो आपसे दूर गया है, 60 का मतलब है आपसे पास आया है। मैंने आपको जब इक्वेशन करवाया था तो मैंने कहा भी था E इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से आपने पहले इस एरोप्लेन को देखा, वो यहां पर आया, नाउ इट हैज बिकम पॉइंट ए, इट हैज कम टू पॉइंट ए। नाउ द एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ई रहा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, पर आंसर में बहुत फर्क पड़ जाता है इससे। क्लियर हो गया? फिगर बिल्कुल सेम बनी है लेकिन आंसर में बहुत फर्क पड़ गया। 360 किलोमीटर पर आवर इंटू 20 सेकेंड। सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, सबसे इजी है। डिवाइड करेंगे 3600 से, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ गया 2 किलोमीटर। सबसे इजी है। अब जो 2 किलोमीटर है इसको हम क्या कर सकते हैं? 2000। क्लियर हो गया इतना? राइट। जो एरोप्लेन है ये 2000 आप कहाँ लिखोगे? इस पूरी फिगर में 2000 कहाँ होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन, है ना? ये 2000 हो गया, 2000 मीटर। ठीक है, हमें हाइट निकालनी है, तो एडी बीसी, हाइट इज एच मीटर। अब पहले आप ईडी की लेंथ निकालोगे या ईसी की लेंथ निकालोगे, ईडी की लेंथ निकालोगे या एडी, व्हाटएवर वे। अब तो निकाल सकते हैं आंसर इसका, निकाल पाओगे कि नहीं अब? चलो करो इसको। आपके दो ट्रायंगल्स बनते हैं, कुछ नहीं सोचना होता। आपके दो ट्रायंगल्स बनते हैं, दो एंगल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से? 45 60। उन एंगल से ही ट्रायंगल लेने हैं। एक मुझे दिया हुआ है एंगल एईडी, कितना? 60। तो आपका वही ट्रायंगल होगा एईडी, एडी अपॉन ईडी tan 60। ऐसे ही ट्रायंगल लेंगे बी बीसीई, बीसी अपॉन ईसी tan 40। एच अपॉन ईसी is 1, EC is equal to H. H upon ED is tan 60 √3। तो ED कितना हो जाएगा? H upon √3। ठीक है, EC की लेंथ H आ गई, ED की लेंथ आ गई H upon √3। आपस में अब हम इक्वेशन क्या बनाएंगे? H upon √3 plus 2000 is equal to H। क्लियर हो गया इतना? बात समझ में आ गई? अब हाइट निकाल लो।
2000 √3 अपॉन √3 माइनस 1। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? बर्ड वाला क्वेश्चन और 13, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये प्रॉपरली आ भी सकते हैं पेपर में। अब मैंने एक सॉल्व करवाया, अब ये चाहिए मुझे आंसर कंप्लीट इसका प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कल किया होना चाहिए, चाहे ठीक किया है चाहे गलत किया है। समझ में आ गई बात? ये अब आते हैं इसका नेक्स्ट वाला पेज। तुम इतना दिमाग लगाते हो कि मैं नेट पे क्वेश्चन ढूंढ लूं, तुम इतने में प्रैक्टिस ही कर लिया करो। सही तो था बेटा, पता क्या है, मैं पेपर चेक करूंगी, तेरा चेक नहीं किया होता मैंने, ठीक है? अ, एक चीज सही करके 10 चीजें गलत नहीं करते ना। एक टॉपिक सही करके बाकी टॉपिक गलत नहीं करते ना कैलकुलेशन में, है ना? मैंने वही कहा था, मैं आपको एमसीक्यू ऑप्शंस में पता क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक बच्चा निकलता ही निकलता है, मैम तुक्का मारा था, मेरा सही हो गया। बड़े शान से कहता है उसका तो सही हो गया, चल वो तो वैसा ही है मुझे पता है। वो उसके आगे ना 10 बच्चे और होते हैं कि हम भी तुक्का मारेंगे, हमारा भी सही हो जाएगा। कि किसी एक बच्चा वो पता नहीं कितना शातिर है, उसका तुक्का भी सही होता है। वो हर बार नहीं होता, और वो बेसिकली लक पे बहुत डिपेंड करता है। पेपर में एक तुक्का मारा सही हो गया, बाकी 4 गलत हो गए, तो उसमें कोई बड़ाई बड़ाई नहीं है। प्लस 1 मार्क में तुक्का मार के बाकी 5 नंबर गलत करके आ रहे हो, उसमें भी कोई बड़ाई नहीं है। राइट? आपके एमसीक्यूज, ये मैथ्स ना आप एज अ टॉपिक एज अ सब्जेक्ट ले रहे हो, ये आपका दिमाग खोल रहा है, कुछ नहीं है। लॉजिकल एबिलिटी ना, जितना मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो उतना मैथ्स में आर्ग्यूमेंट करके दिखाओ। सच में अपनी पढ़ाई का जो आर्ग्यूमेंट इधर उधर करते हो ना कि वो मैडम ऐसी है, वो टीचर ऐसी है, या जो हम अपने चीजों के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, सीरियसली ये लॉजिकल ब्रेन जो आपका है ना, ये थोड़ा सा पढ़ाई में लगाओगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा 10th का। मैथ्स इज प्योरली लॉजिक। 10th की मैथ्स कोई कहे ना कि पढ़ाना कोई भी पढ़ा सकता है, 11th 12th की मैथ्स को पढ़ाना पढ़ना जरूरी होता है, उसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। लेकिन 10th की मैथ्स अगर आप लॉजिकली सोचते हो, रीजन आउट करते हो चीजों को, तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो। ठीक है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ है? एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो वो पॉइंट चेक करो। फिर जैसे अभी क्वेश्चन 7 था, योर्स वाज लाइक कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल सही किया हुआ तुमने, है ना? उसके बाद पता नहीं जैसे ना बस मन ही हट गया, पढ़ना ही नहीं हमने और काम ही नहीं करना। तुमने कुछ नहीं किया हुआ इस पेपर में, सिर्फ एक क्वेश्चन किया, वो भी मुझे लगता है उससे देखा होगा, क्योंकि जब मैं उसको पढ़ा रही थी आई कुड सी सम मूवमेंट। नहीं किया, अच्छी बात है। किया है तो बेटा यहाँ कर लेगी, वहां तो वो साथ भी नहीं बैठने वाला, कोई नहीं बैठने वाला। देखा था? नहीं पक्का? चल, एक किया है पर बाकी पेपर सच में बहुत बुरा है बेटा, उसमें मैं क्या, कोई भी जाओगे आपको पढ़ना तो है ही है। कल आप किसी क्लास किसी और टीचर के पास में जाओ, नो नो हार्ड फीलिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पर पढ़ोगे तो तुम ही ना, वहां पर क्या चेंज होगा वहां पर? मेरे पास किसी के पास, कोई भी टीचर के पास वो मैजिकल स्टिक नहीं है कि ऐसे डालेगा सिर पे मारेगा और झाड़ू झाड़ू सा मारेगा और कहेगा कि हाँ मैथ्स आ गई। झाड़ा करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे बाबा, सीरियसली कह रही हूँ। तुम लोग सच में ये मैजिक समझ बैठो कि लास्ट में कोई तुक्का सा चलेगा, कोई एक आकाशवाणी होगी, बिजली गिरेगी कि बस सारा कुछ मैच आ जाएगा। मैं भी यही सोचती थी कुछ पेपर में कि लास्ट के पेपर में वो पेपर कैंसिल हो जाएगा जब मुझे नहीं पढ़ना होता था, सीरियसली। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब भी पढ़ना शुरू कर दोगे मार्च तक ना, मैथ्स में आपके साइंस एसएससीआई से एसएससी साइंस इंग्लिश हिंदी लास्ट के 15 दिन पढ़कर फिर निकल जाती है। लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है जो लास्ट के 15 दिन पढ़कर नहीं निकलती। बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बच्चों ने ट्राई किया हुआ है, क्योंकि अगर तो बुक करनी हो फिर तो हो जाएगा, लेकिन बुक के अलावा भी बहुत कुछ है। समझ में आ गई बात? ये इसलिए पढ़ना शुरू कर, सच में कह रही हूँ। ठीक है? और बाकी सब बच्चों जिनके पेपर्स नहीं चेक किए, हाँ तुम्हारा मैं चेक करूंगी, देन देखते हैं तुम्हारा क्या हाल है। घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ते हो? अच्छा, देख लेते हैं। और जब आप बुक कर रहे हो ना, साथ साथ थोड़े से एक्स्ट्रा बुक का थोड़ा ट्विस्ट करके देखो, एक बार दो बार बुक करो, उसके बाद अपनी एक्स्ट्रा पे आ जाओ अब। ठीक है? अब ये वाला था, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम, फ्रॉम मतलब यहाँ पर खड़े हो, जहां पे फ्रॉम लिखा है ना उस चीज पर
फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। वहां से देखकर दूसरी जगह पे देख रहे हो, तो यहां पर हमें क्लियर हो जाता है कि बिल्डिंग छोटी है 7 मीटर एंड दिस इज टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा फुट सी। ये फुट सी मतलब क्यों लिखा हुआ, जो कि इसका डायग्राम साथ में था, क्योंकि केस स्टडी है ये, मैंने नहीं बनाया। अगर लगाओ दिमाग अपना और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सी डी अगर दिया भी हुआ है हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट अगर सी लिख भी रहे हो तो लेट इट बी, लेट मी राइट इट हियर डी, और यहाँ पर अच्छा जो टावर है उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, लाइन सेगमेंट वाइज टावर की हाइट क्या है, सी डी, टावर की हाइट है सी डी। ठीक है ना, तो जो भी आंसर निकाल रहे हो, ई सी की हाइट क्या होगी। ठीक है, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ डीई, हमें डीई निकालना है। टावर की जब हाइट निकालनी है तो 7 प्लस डीई करना है। अब कोई एक बच्चा है जिसने 7 प्लस डीई नहीं किया, करो इसको सॉल्व। प्रियांश तुम्हारी बहुत बेसिक कैलकुलेशन, हाँ प्रियांश तुम ही हो जिसने 7 7 रूट 3 लिख दिया हाइट ऑफ टावर, है ना, डीई निकालकर। और दूसरा केस भी तुमने 7 + 7 14 नहीं किया। याद नहीं मेरे। याद नहीं ना, याद नहीं कि याद नहीं रहा उस टाइम। अभी नहीं याद। हाँ, पेपर में ठीक करो, यही छोटी सी गलतियां हैं, मतलब कायशा ने कर लिया और तूने नहीं किया हुआ। उसने 7 + 7 14 बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। आई कैन इजिली इमेजिन 7th और 8th आपने ऑनलाइन, मतलब मेरे यहाँ बैठकर जो कुछ बच्चे होते हैं जो फोन से चेक कर लेते हैं पेपर, है ना। 9th क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन कहीं भी। तो जिसने 9th सॉल्व किया ना, उसका मतलब उसने दिमाग लगाया है, वो भी है, तभी कह रही हूँ उसको। अगर 9th सॉल्व हुआ है, 9th इजी, हाँ मुश्किल नहीं था, पर अगर 9th को आप एज एज इट इज केस स्टडी देखोगे तो 9th नहीं मिलेगा आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये केस स्टडी के साथ, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है ये। क्या हो गया, हो गया इतना ठीक, समझ में आ गई। अब इसमें 9th 7th और 8th में तो यू हैव टू ऐड 7। अब बीई को अगर आप एक्स ले रहे हो या एक्स ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दिस इज 45, ये भी 7 हो जाएगा, है ना। तो आपको जब सीडी की लेंथ निकालना है तो 7 + h करना है। कर लोगे सॉल्व अभी। अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें सिर्फ इतना फर्क था कि अगर आप बॉटम ऑफ द बिल्डिंग टावर देखते हो तो ये एंगल भी 60 डिग्री बन रहा है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। Angle of depression of the foot of the tower from top of building is 60, then what will be the height of tower? ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका ये वाला पार्ट है, क्लियर है इतना, राइट, हो जाएगा अभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A man standing on the deck of a ship which is 10 meters above sea level। ठीक है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल, तो यहां से उसने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल यहां, ठीक है, एज 60 डिग्री।
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल एज 30 डिग्री। अब ये क्लाउड वाले क्वेश्चन से फर्क हो गया ना। क्लाउड वाले क्वेश्चन में क्या था, ये सी पॉइंट अंदर को था, बात समझ में आई। और ये क्लिफ वाला जो क्वेश्चन है, आपने टॉप ऑफ क्लिफ देखा, आपने बॉटम ऑफ क्लिफ। क्लिफ होती है एक पहाड़ी सी बनी होती है सी के साथ, ठीक हो गया। कोई एक पहाड़ी सी है, तो आपने एक पॉइंट पे खड़े होकर यू सॉ द टॉप, जैसे इन बिटवीन एक आइलैंड होता है या कुछ वो गुफा सी बनी होती है, केव्स बनी होती है, तो वैसा कुछ क्लिफ टाइप सा हुआ, तो उसका टॉप देखा, उसका बॉटम देखा। समझ में आ गई बात? ये दिस इज 60, दिस इज 30। क्लियर हो गया? अब ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो इसमें लिखा हुआ है, केस स्टडी का अलग से था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। क्लिफ है 150 मीटर हाई, मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले तो ऐसे ऐसे शो करना है, और यहाँ लिखना भी होता है कि ये 45 है, ये 45 है। अब 60 बना, तो ये पॉइंट जो है कहाँ जाएगा, 145 के राइट पर होगा या लेफ्ट पर होगा? यहाँ ड्रॉ करूं कि यहाँ ड्रॉ करूं? इनसाइड द ट्राइंगल और आउटसाइड द ट्राइंगल? इनसाइड द ट्राइंगल। बात क्लियर है कि नहीं? 60 डिग्री यहाँ आएगा। नाउ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 minutes, ठीक है। 150 मीटर टॉल क्लिफ, ये जो डिस्टेंस है ये कवर किया गया है 2 minutes में। तो अब डिस्टेंस CD निकालकर डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगी स्पीड। समझ में आ गया इतना? दो ट्राइंगल्स बन गए, दो एंगल्स दिए हुए हैं, दोनों एंगल्स के साथ आप CB की लेंथ निकाल सकते हो, DE की लेंथ निकाल सकते हो, CD की लेंथ आ जाएगी, देन यू कैन फाइंड द स्पीड। क्लियर हो गया अब ये? और यहाँ पे दिखना है, यहाँ पर 45 है ना, तो ये लिखो दिस इज 60 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? में मीटर्स पर आवर लिखा है, यहाँ पे मीटर्स पर सेकंड ही करना है, मीटर्स पर मिनट, सॉरी, ठीक है, गलती से यहाँ लिख दिया मीटर्स पर आवर, दिस इज मीटर्स पर मिनट, जो मिनट्स का दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर ना दोनों एंगल्स 45 के साथ दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है वो एंगल्स 45 के साथ है, मैंने चेंज किया है, वैसे ये होगा भी कहीं ना कहीं, बट एग्जैक्ट पता नहीं है कि नहीं है। सेम नंबर्स के साथ 20 मीटर्स वर्टिकली, एक लैडर है वॉल के साथ वर्टिकली लगाया हुआ उससे, है ना, और उसका जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। अब इसी सेम लैडर को हमने दूसरी वॉल के साथ लगाया, और जब दूसरी वॉल के साथ लगाया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। एक तो आपको निकालनी है लेंथ ऑफ लैडर, और पैरेलल वॉच दूसरी वॉल पर कौन सी हाइट पर वो पहुंची है। तो यहाँ पे कितनी हाइट है, 20 मीटर्स, और ये वाली हाइट कितनी है आपको ये निकालनी है। फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, पहली बात तो, ठीक है ना। अब इस चीज में, इस क्वेश्चन में द ओनली थिंग जो हमें समझ में आती है वो क्या होगा, कौन सी दो लेंथ इक्वल है आपस में, AE एंड लैडर सेम है, AB और BE तो वो सेम होगा। पर हमारी जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लैडर को आपने यहां से मूव करके ऐसे लगा दिया, तो लैडर तो सेम रहेगी। ऐसे बनेगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल वॉल दी हुई। समझ में आ गया?
इतना क्लियर है? ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, दिस इज 20 tan 45, है ना? और उसके बाद tan 45 लेंथ ऑफ लैडर क्या आ जाएगा, 20√2। अब ये 20√2 है और यहाँ से CD। अच्छा मुझे बता रहे हैं sin 60 कितना होता है? √3/2। हाँ तुमने लिखा हुआ 1/√2। मेरा टाइम पता कहाँ वेस्ट होता है यहाँ पर। मैं कह रही हूँ मेरा आंसर जो आ रहा है वो उसका मैच क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, एंड तुम्हारा पेपर फिर भी आए सी कि हाँ आंसर माइट भी मेरा गलत हो सकता है, तो मैं अपनी गलती ढूंढती रही 10 मिनट बैठकर, बाद में रियलाइज किया तुमने sin 60 को 1/√2 लिया हुआ है। समझ में आई बात? ये गलतियां होती हैं, राइट? मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ, तुम्हारा पेपर बिल्कुल सही गया हुआ है, पर ये छोटी छोटी गलतियां जो तुमने की हुई है ना कैलकुलेशंस में, एक जगह तुमने लिखा हुआ है, मतलब जिससे सच में पेपर आज पूरे चेक हो जाते हैं, मुझे अपनी गलती चेक करने में या तुम्हारी गलती निकालने में 10-10 मिनट लगे हैं पूरे। और उसमें क्या होता है, फ्लो पेपर का बिल्कुल खत्म हो जाता है और जितना मन होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। ये कैलकुलेशन देखो, 50√3 - 150/2, यहाँ तक तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है, पर जो मैंने आंसर निकाला वो तुम्हारा मैच नहीं किया। एंड आई एम लाइक फाइंडिंग रीजंस कि कहाँ गलती हुई है मुझसे या तुमसे, मैं कहाँ गलती पकड़ूं। बताओ इसमें क्या आंसर चाहिए, किसने कैंसिल किया है? 25√3 माइनस, इसने लिखा है यहाँ पे 50 बस, बिकॉज उसका मेथड अलग है, मेरा मेथड अलग था, आंसर्स को मैच करने चाहिए थे। तो मुझे 15 मिनट 15 से 20 मिनट लग गए होंगे, मैंने दिमाग लगाकर देखा कि गलती कहाँ हुई। तुमने यहाँ पे 50 लिखा है, अब बताओ इस गलती को कैसे सही कर सकते हैं? रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, वो गलती से हो। वो -x है उसका, वो ठीक है बिल्कुल, उसने ठीक किया होगा, वो -x के साथ है, बट आई एम पॉइंटिंग एट दिस कैलकुलेशन मिस्टेक। समझ में आई बात ये? ठीक है, Yes. ये चीज को अपने ठीक करो रियांश। पेपर वैसे बिल्कुल सही गया है और जहां पे प्लस नहीं किया वहां प्लस करो, प्लस यहाँ पर आपने ये 20 वैल्यू गलत लिखी है, विच इज वेरी नॉर्मल, गलत हो जाता है। प्लीज मेक श्योर आप आंसर ठीक कर रहे हो अपने। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये? अब इसके बाद है वर्टिकली पासेस अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट। ये समझ में आ गया था क्वेश्चन? एरोप्लेन है 3000 मीटर की हाइट पर है, अब यहाँ पर तुमने हाई हिल किया है 3000 - h की जगह h - 3000। This is the aeroplane which is 3000 meters above, passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two from the same point are 60 and 45. Find the distance between the two. तो अगर मैं AB को H लेती हूँ, तुमने बिल्कुल वही किया हुआ है, AB को H लेकर यहाँ पर इसको लिख दिया H - 3000। तुम्हारा आंसर जो प्लस में चाहिए था माइनस में चाहिए था वो प्लस में आया हुआ है। दिस इज 3000 - h। ये पूरा पेपर, अब पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ है? घर जाकर क्वेश्चन पढ़ना, जिनके अगर जिन्होंने नहीं सॉल्व किया हुआ है या जिनका भी गलत हो रहा है, जिनको भी लग रहा है कि फिगर नहीं बन रही, प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन एंड देन ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग। इसमें 2 क्वेश्चन जो रहते थे जो मुझे था कि करवाने हैं, इतना हो गया, सबने लिख लिया ये। अब आओ, इसका जो फर्स्ट वाला पेज था जो मैंने एमसीक्यू में डालिया ना, सच में एमसीक्यू में ही आते हैं वो, तो सारे एमसीक्यू वाले ही थे। एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन निकालना, फर्स्ट वाला तो सबका सही है, ऑलमोस्ट सबका सही है। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। डिप्रेशन हो एलिवेशन हो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन सेम 30 डिग्री। ठीक है, सी डी की लेंथ निकालनी है, ये वाली। ए बी दिया हुआ है 10√3, ए डी कितना दिया हुआ है 2√3, तो बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो बी डी इज 8√3। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, sin 60 लगाओगे बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, 16 मीटर आया है, डायरेक्टली sin 60 निकालती। तुमने ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस लगाई है ना यहाँ पे, हाँ, क्यों लंबा करिए 1 मार्क। जब आपने इसको 8 निकाल लिया तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, sin 60 लगा लो।
ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो समझ में आया था तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आहिल तुमने यहाँ 45 डिग्री एंगल ले लिया, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। दिस इज द ब्रिज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ब्रिज की लेंथ दी हुई है 50 मीटर्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो आपको सीबी की लेंथ निकालनी। साइन 45 लगाओगे, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये घर पे करके आना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर ड्रॉ किया, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 करना। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है ना, एट द सेंटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक हाइट है h, एक हाइट है x और एक हाइट है y, 1:3। 2 मार्क्स है बच्चे। मैं 3:1 लिखा है, 1:3 लिखा है, हाँ 1:3 लिखा है। तो ये डिस्टेंस जो है हमारा पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बोथ आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी आएगा। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालोगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालोगे। x की वैल्यू किसके इक्वल आती है, a√3, a/√3। x अपॉन a इज इक्वल टू 1/√3। तो x की वैल्यू इज a/√3, y की वैल्यू आ जाएगी a√3। x/y की रेशियो निकालनी है, a/√3 is to a√3। a कैंसल, आंसर विल बी 1:3। क्लियर हो गया इतना? ये पूरा पेपर कल सॉल्व चाहिए। अच्छा, सैटरडे को छुट्टी है आपकी कोई स्कूल की? फुल कितने बजे छुट्टी होगी? आई वांटेड द मॉर्निंग क्लास, नहीं होगा? हाँ, अगर सब छुट्टी कर सकते हो तो मॉर्निंग में मुझे टेस्ट ही लेना है, मैं वो ले लूंगी, वरना क्लास संडे को होगी। सर पे तेरे वॉल्यूम में ले लेती हूँ कल टेस्ट। संडे को ही लूंगी टेस्ट, तो बस मॉर्निंग क्लास पॉसिबल नहीं है स्कूल की। हाँ, संडे को चल, तुम्हारा तो अलग केस है, मैं तो ओवरऑल क्लास देखती हूँ। सैटरडे नॉट पॉसिबल, मॉर्निंग 11 o'clock, 11, 12, 1, 2। चलो, because I cannot be there at 4। मेरा मुश्किल काम है, मेरा क्लास मिस करने को बिल्कुल मन नहीं है। तो आपकी ना संडे को 2 घंटे क्लास होगी। चलो ये लिखो, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ पर लिखो, वॉल्यूम ऑफ 2 spheres are in ratio 64:27, find the ratio of their surface area। ये 9th में भी बहुत बार करवाया हुआ है, और ये एमसीक्यूज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली आपको आ सकता है। 4:16। Volume of 2 spheres are in the ratio 64:27. Find the ratio of their surface areas. सरफेस एरिया बोल रही हूँ। हाँ, तो मेरे कहने पे क्यों आंसर आए? तुम 4:1 मार्क करके आ जाओगे।
वो आंसर सही नहीं है तुम्हारा। हाँ जी, डिस्कशन क्यों स्टार्ट हो गई है? वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, इसलिए बता। पाए, ये देख पीछे से याद है ना? अरे दो स्क्वायर क्या है, R1 ले लिया। पेपर में क्या हो जाता है फिर तुझे? क्लास में रिस्पॉन्स तुम्हारा कल अच्छा था, है ना? परसों तुम्हें समझ भी आ रहा था, सब कुछ था। पेपर में फिर क्या हो गया? करने को मन नहीं करता, बिल्कुल भी लिखने को मन नहीं करता कि छोड़ो। उसके साथ भी यही हुआ है। पेपर इन बिटवीन मन छूट गया कि बस और नहीं करना, मन अक गया है बस, है ना? R1 R2 4:3। अब ये रेडियस की रेशियो है, सरफेस एरिया का मतलब है हम क्या करेंगे, 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16/9। क्लियर है? ये 1 मार्क में आता है, ऑप्शंस के साथ आएगा। 3:4 4:3, ये दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप जल्दी मार्क करोगे। 9:16 और 16:9, 16:9 तो लास्ट में दिया हुआ ऑप्शन। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। द radii of two cones are in ratio 3:4 and their heights are in ratio 5:4. Find the ratio of their volumes. ये भी 1 मार्क में आएगा, और कभी ज्यादा अच्छी किस्मत हो गई तो 2 मार्क्स में आ जाएगा। वॉल्यूम का क्या होता है फॉर अ कोन, कनन? वॉल्यूम ऑफ कोन, शिंजन? फॉर्मूला तो पहली चीज है जो याद होने चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 1/3 πr²h। दो कोण दी हुई है, दो रेडियस होगी, अपनी अपनी हाइट के साथ वो अपने अपने रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? अब इसके बाद बताओ कायशा क्या करना चाहिए, रेशियो निकालना है मुझे। R1 को मैं क्या पुट करूंगी, 3, और R2 को 4। C को यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर। H1 क्या होगा और H2 क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ये? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी MCQs में है, एग्जाम्पलर में। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be cut out, that can be cut out from a cube of edge 4.2 centimeter is। पाई को 22/7 लेना है, ऑफ कोर्स। आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है 9.7, 77.6, 58.2 और दिया हुआ है 19.4, और सब में है क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। एक क्यूब में से कोन को कट करना है, लार्जेस्ट। ये क्यूब पड़ा हुआ है, इसमें से कोन काटनी है ना? तो लार्जेस्ट कब होगी, जब हम उसके, अच्छा वॉल्यूम होता क्या है कोन का, 1/3 πr²h, है ना? कोन को बड़े से बड़ा करना है तो आपके डायमेंशंस बड़े हो जाएंगे, है ना? तो दो डायमेंशन यूज हो रहे हैं ना हमारे इसमें, कौन से, हाइट एंड रेडियस। तो रेडियस को कितना बड़ा कर सकते हो,
सर्कल को कितना बड़ा कर सकते हैं कि वो क्यूब की एजेस को टच करे। बाहर तो निकालने से रहे ना, आई कैन नॉट प्लेस अ सर्कल में डी, ऐसा लगता कहूँ कि नहीं जितना सर्कल कट कर दो, ऐसे कर सकती हूँ मैं? नहीं, आई नीड टू प्लेस अ सर्कल विच इज इनसाइड, है ना। मैं छोटा सर्कल यहाँ प्लेस कर सकती हूँ, मैं कहूँगी बड़ा, इससे बड़ा कर सकते हो, आप कहोगे हाँ ये लो, इससे बड़ा, सभी साइड्स को टच कर दिया, है ना। तो इसका मतलब जब हमने ये मैंने आपको ये चीज कही थी ना, एरिया ऑफ अ सर्कल विच इज इनसाइड अ स्क्वायर, बात समझ में आई? वो सिर्फ उसी क्वेश्चन में यूज नहीं होता, वो चीज बहुत बार आपकी यूज होगी। द सर्कल विल टच, मैक्सिमम तभी होगा व्हेन द सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में जो कोन का बेस बना है उसका रेडियस क्या होगा? स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है? अब ऐसे सर्कल अगर सारी साइड्स को टच कर रहा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, समझ में आ गया? डायमीटर 4.2, सर्कल्स वाला कॉन्सेप्ट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स इज द डायमीटर। वो सारे जो क्वेश्चंस किए थे वो समझ में आ गए। तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइट क्या होगी? हाइट क्या होगी इसकी? ये बेस लिया, अब जितना यहाँ पर दूसरी हमारी ये वाली हाइट है, आप उसके एपेक्स पॉइंट को यहाँ लेके जाओगे, है ना, अंदर कौन प्लेस किया है, तो हाइट विल बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। मैक्सिमम तभी होगा जब आप रेडियस मैक्सिमम करोगे और हाइट भी मैक्सिमम करोगे। दिया है, ठीक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी के साथ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर दिया आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, लेट मी से सिलेंडर दैट कैन बी ड्रिल्ड आउट फ्रॉम अ cuboidal block, dimensions cos, ठीक है। एक सिलेंडर ड्रिल आउट करना है क्यूबॉइड में से, क्यूबॉइड वाला आपके पास बड़ी सी ब्रिक पड़ी है, उसमें से सिलेंडर निकालना है, अंदर से सिलेंडर ड्रिल आउट कर रहे हो, उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट करना है, ठीक है। तो क्यूब का ना वॉल्यूम आपके पास ऐसे पड़ा हुआ है, ब्लॉक जो है वो, उसकी लेंथ दी हुई है 20, विड्थ दी हुई है 10 और हाइट भी दी हुई है 10। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है एवरीवन? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय आर स्क्वायर एच, है ना। अच्छा, क्या फायदा ज्यादा होगा, रेडियस को मैक्सिमम करे कि हाइट को मैक्सिमम करे? रेडियस को, क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर होएगी, ठीक है ना। कभी भी अगर हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो रेडियस को मैक्सिमम कर दो, क्योंकि वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा मैक्सिमम नंबर, हाइट सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई होनी है। बात क्लियर हो गया इतना? अब रेडियस मैक्सिमम कब हो सकती है? कौन सी वाले फेस पर आप रखोगे? दिस फ्रंट वन, यहाँ पर सर्कल प्लेस करोगे, यहाँ पर या यहाँ पर, विच वन? फर्स्ट वाले पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड, ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट पे आप कर रहे हो तो मैक्सिमम सर्कल नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद उसकी हाइट उतनी नहीं हो पाएगी, राइट। सो इस केस में अगर मुझे रेडियस को मैक्सिमम करना है तो मैं एक वो ब्लॉक देखूंगी जहां पर स्क्वायर बना हो
और वो सभी साइड्स को सर्कल टच कर सके। नाउ फ्रॉम हियर मैं एंड तक इसके ले जाऊंगी एपेक्स पॉइंट। सिलेंडर चाहिए। समझ में आ गया ये? या इसको सिलेंडर करना है तो इसको ये वाला। So in this case, the maximum radius will be, हाँ जी, ये साइड कितनी थी 10, सर्कल का डायमीटर कितना आएगा 10, रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, इफ यू प्लेस अ सर्कल हियर, रेडियस तब भी 5 ही है, लेकिन तब हाइट कितनी हो जाएगी 5, 10, यहाँ पे हाइट डबल होगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? दिस कुड बी कोन ऑल्सो, हाइट आपका तब भी सर्कल यही ड्रॉ होगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। Three cubes of metal, three cubes of metal whose edges are in ratio, whose edges are in ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edges of the three cube. संडे को कोई और क्लास तो नहीं अभी तक साइंस की? कितने बजे? 11-12 बजे रखी, 12 o'clock। संडे को आपकी क्लास है 12 o'clock। ठीक है, सैटरडे का देख लेते हैं, कल तो आपकी नॉर्मल रूटीन पे क्लास होगी, संडे को क्लास होगी 12 o'clock और 2 घंटे की क्लास होगी वो। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा, क्यूब्स मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना, तो जब 3 क्यूब्स को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या सेम होता है, वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करते हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। पहले वाले क्यूब की साइड कितनी है 3, क्या लेंगे उसको 3x। सेकंड वाले क्यूब की साइड कितनी है 4x, थर्ड क्यूब की साइड कितनी है 5x। इसका वॉल्यूम क्या है 3x का होल क्यूब, लिख नहीं रहे, क्या होगा 4x का होल क्यूब, 5x का होल क्यूब। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्यूब बना, लेट द साइड बी y, या मैं लिख दूंगी वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब। 3x का होल क्यूब कितना होता है, 4x का होल क्यूब कितना होता है, एंड 5x का, तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है 216x क्यूब। अब इसे यूज करके तुम्हें तीसरे वाले क्यूब की साइड निकालनी है। तीसरे वाले क्यूब में साइड तो दी नहीं हुई, लेकिन क्या दिया हुआ है डायगोनल। सबसे बड़ा वाला है ना क्यूब जो, उसका डायगोनल दिया हुआ है। व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना होता है √3 इंटू साइड।
लिखो, ये 9th में ना आपको डिलीट हो चुका था, वरना 9th में फॉर्मूला बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं, इसका क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क। समझ में आ गया? तो ये लिख लो, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज, द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3 इंटू साइड, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर, ब्रेड्थ स्क्वायर, एच स्क्वायर, हाइट स्क्वायर। समझ में आ गया? लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, 3 डायमेंशन है, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट, क्यूब है वही एस 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 3 टाइम्स। समझ में आ गया? 3 टाइम्स आ गया, तो √3 इंटू साइड। तो जो तीसरा क्यूब दिया हुआ है उसका डायगोनल दिया हुआ है 12 √3, उसकी साइड हमने y ली थी, तो कितना आ जाएगा? √3 इंटू y। सो व्हाट इज द साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब? 12 सेंटीमीटर। और हमारे हिसाब से साइड कितनी आई थी? 216 x क्यूब बनकर आया था, इज इक्वल टू 12 का क्यूब। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व करो, तुमने पूरा सॉल्व तो किया हुआ, इसको 216 करके इसको स्क्वायर रूट तो कर लो, यहाँ से 12 हो जाएगा, ये 6x इक्वल टू 12 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? ना समझ में आई ना? कैलकुलेशन इजी कर रही हूँ। समझ में आया सबको? ये आपने इस वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाला, तीनों के वॉल्यूम्स निकाल कर ऐड करके, यहाँ पर दिस क्यूब शुड हैव अ वॉल्यूम ऑफ 216, बट ऑल्सो दिस क्यूब हैज अ डायगोनल ऑफ 12 √3, तो उसके हिसाब से आपका डायगोनल बना √3y, √3 कैंसल, साइड ऑफ द क्यूब हैज कम आउट एज 12। आपने वॉल्यूम निकाला, कहा 12 क्यूब इज इक्वल टू 216 x क्यूब, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो तीनों क्यूब्स की साइड हो जाएगी 6, 8 एंड 10। क्लियर हो गया इतना?